जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। एक तो दो लाइन अगर पैरेलल है और दो लाइन कैसी है, स्क्यू लाइन है ना। फॉर्मूला क्या था, हमने बताया था आपको A2 माइनस A1 है ना, चाहे A1 माइनस A2 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और उसका मैग्नीट्यूड जो भी है, मतलब मैग्नीट्यूड इसमें है कि निगेटिव ना आ जाए बस इसलिए, ठीक है। बुक शायद बाहर, एक मिनट कुछ नहीं। तो बेटा इसका जो क्वेश्चन है, हमने कहा कौन सा क्वेश्चन बताना है बेटा, गेट बंद करो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। दो वेक्टर दिए हुए हैं, आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा आई माइनस जे प्लस के। दूसरा वेक्टर है आपका आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के प्लस न्यू 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। इनके बीच से हमें डिस्टेंस निकालना। तो A1 A2 आपको पता चल ही रहा है कौन सा पॉइंट है ना। क्योंकि किसी भी हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं वो तो होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए वेक्टर, इसको आप A1 ले लो, इसको आप A2 ले लो, है ना। तो A2 माइनस A1 हमें चाहिएगा, तो पहले हम A2 माइनस A1 लिख देते हैं। A2 माइनस A1 हो जाएगा आपका 2i में से i माइनस के कितना हो गया, i हो गया, माइनस जे में से माइनस 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के में से माइनस के माइनस करेंगे तो माइनस 2k। तो ये तो हमने A2 माइनस A1 निकाल दिया। फिर हमें क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 चाहिए। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं आई जे के। तो B1 के जो आपके डायरेक्शन रेशोज हैं वो आपके 1 माइनस 1 और 1 है ना। B2 के कितने हैं, 2 1 2। मतलब मोस्टली है ना ये क्वेश्चन आता ही है ना। और 4 नंबर में तो कम से कम ये आता ही है। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, फार्मूला प्लान होना चाहिए आपका। B1 क्रॉस B2 निकालना है आपको, क्योंकि डिटरमिनेंट में हम ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं। -2 -1 माइनस जे हो जाएगा आपका, और ये 2 माइनस हो गया प्लस के, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस प्लस का 2 हो गया, यानी कि ये आया आपका -3i माइनस 0 हो गया आपका, कितना आएगा 3k आएगा ना। और हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं वो आ जाएगा आपका 339 9980। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं ना। तो 3√2 लिख, और हमें क्या इस मामले में वैल्यू पुट करते हैं। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो कितनी है, i माइनस 3j माइनस 2k। डॉट प्रोडक्ट है आपका B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 निकाला था हमने -3i प्लस 3k। तो ये वाली टर्म तो है ही नहीं, है ना। ये आ जाएगा आपका, डॉट प्रोडक्ट निकालने है तो -3 आएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। ये कितना हो गया, माइनस का 6 हो गया।
यानी ये कितना आया माइनस का 9 आया। तो अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं डी की, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 9 अपॉन जो हमने निकाला था मोड कितना था 3√2, तो माइनस का तो प्लस कर देंगे, तो 3×3 9 कितना आ गया 3/√2। तो कितनी देर लगेगी करने में, है ना 3 मिनट ये लगेंगे, क्योंकि है ना बोर्ड पे करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, कॉपी पे करोगे टाइम लगेगा। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है ना। मोस्टली जो है इसकी लाइन का ही आता है, पैरेलल लाइन का आएगा तो पैरेलल लाइन का भी फार्मूला आपको पता ही है ना। क्या फार्मूला था, बस ये फार्मूला है इसका, वो तो इससे भी सिंपल है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई, है ना। और कुछ कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, फिर आगे हम प्लेन है, प्लेन की बात करते हैं। बाकी तो कर लोगे ना, सेम इसी तरह क्वेश्चन है। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत लगे देख लेते हैं, कोई चेंज हो तो। ये मैंने 14 वाला बताया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक बार देख लेते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ये कैसी लाइन है, ये भी इसकी लाइन है। कैसे पता, जो डायरेक्शन रेशोज है लाइन के जो नीचे लिखे हुए हैं वो डायरेक्शन रेशोज है, वो प्रोपोर्शन में नहीं है, तो क्या है वो लाइन कैसी होंगी, वो इसकी लाइन है। तो ये तो आपका जो आपकी जो डायरेक्शन रेशोज हम यही यूज कर लेंगे, यानी कि B1 वेक्टर हो गया नीचे वाला, और B2 वेक्टर दूसरे वाले के नीचे हो जाएगा, A1 A2 आपको ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरह है, ये भी इसकी लाइन है, इसकी लाइन है ना ये, है ना, इसकी लाइन है ये भी। और 4 वाला क्या है, 17 वाला में क्या करेंगे, पहले आप टी जो आपका जो कांस्टेंट वाली टर्म है, अभी तक जो क्वेश्चन थे उन्होंने लैम्डा वाली टर्म अलग लिखी हुई थी और न्यू वाली टर्म अलग लिखी हुई थी ना, इसी तरह हम इसमें टी वाली टर्म और एस वाली टर्म को अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो टी के जो कोफिशिएंट होंगे, टी के साथ जो टर्म होंगी वो आपके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, इसी तरीके से एक्स वाले जो हो जाएंगे वो डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो कर लोगे ना आप, तो ये फिर उसके बाद प्लेन है ना। प्लेन का मतलब वही है, जैसे ये आपका ये बोर्ड है, ये भी एक प्लेन है ना। ये आपका जो डेस्क रखा हुआ है ये भी एक प्लेन है ना। प्लेन के अंदर हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो प्लेन की इक्वेशन को हमें ऐसी कंडीशन निकालेंगे जिससे कि सेटिस्फाई करे, है ना। एक प्लेन पे कितने पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारी लैंड भी होती है, तो बहुत सारे तरीके भी हैं प्लेन की इक्वेशन निकालने, है ना। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे आपकी ये बुक है ना, इस बुक के ऊपर हमें ये पता चल जाए कोई एक पॉइंट है ना, उस पॉइंट अगर ये पता चल जाए ये किसके परपेंडिकुलर है, तो पर्टिकुलर प्लेन वही होगा। जैसे ये प्लेन है, ये हमें पता चल गया इसके परपेंडिकुलर है, और एक पॉइंट हमें इससे पता चल जाए प्लेन के ऊपर, तो वो पॉइंट बी अगर लाई कर रहा है और वो किसके परपेंडिकुलर है ये भी हमें पता चल गया, तो पर्टिकुलर प्लेन पता चल जाएगा। और दूसरा जैसे नीचे किया हमने, तो वो पॉइंट भी उस प्लेन पे लाई नहीं करेगा, वो पॉइंट भी लाई करे, है ना, और पर्टिकुलर वेक्टर के परपेंडिकुलर भी हो, तो वो एक ही प्लेन होगा। जैसे ही आप पोजीशन बदलेंगे तो या तो पॉइंट बदल जाएगा या फिर नॉर्मल वेक्टर बदल जाएगा। जैसे मैंने अगर पॉइंट वही रखता हूँ, मान लो प्लेन को टर्न कर लिया थोड़ा सा, तो आप नॉर्मल वेक्टर चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इस कंडीशन का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हमने क्या किया, ये कोई ऑफ का ओरिजिन वेक्टर है ना। ये हमने कोई पॉइंट ले लिया इस प्लेन के ऊपर, है ना। ये आपका आर्बिट्रेरी वेक्टर है, जैसे कि हम एक्स वाई की टर्म में जो लेते हैं वो वेक्टर, इसका नाम हमने ए रख दिया,
ये पी वेक्टर लेते हैं और हमें ये पता चल जाए कि पर्टिकुलर कोई नॉर्मल वेक्टर है आपका, है ना, वो आपका वेक्टर है, स्मॉल ए लिख दो चाहे कैपिटल ए लिख दो आपके ऊपर, ये वेक्टर। यानी कि एपी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है इसके, इस नॉर्मल वेक्टर के, या ओ एन, इसका नाम मैंने मान लो एन रख दिया इस पॉइंट का, तो ओ एन रख दो, इसका नाम कैपिटल में लिख देता हूँ मैं, ओ एन वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन बन गई जो पर्टिकुलर प्लेन के लिए सेटिस्फाई करेगी, है ना। पॉइंट भी और नॉर्मल भी दोनों चीजें में से कोई भी चीज बदलते हैं तो वो प्लेन बदल जाएगा, है ना। तो हमारे लिए इतनी चीज सफिशिएंट है कि यही चीज हमें ये है, एक वेक्टर की इक्वेशन दे रही है, वो क्या होगा, आर माइनस के, एपी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, एपी वेक्टर का मतलब हो गया आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो क्या हो गया, आर माइनस ए वेक्टर हो गया। तो आर माइनस ए वेक्टर डॉट एट एन वेक्टर इक्वल टू 0, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर भी लिख सकते हो, है ना। आर वेक्टर का नाम अगर हम जो आर्बिटरी वेक्टर लेते हैं, मान लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लिया हमने, डॉट प्रोडक्ट लिया हमने किसी नॉर्मल वेक्टर के, नॉर्मल वेक्टर हमने मान लो ये ले लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, है ना, इक्वल टू ये ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर है ना। ये कैसी क्वांटिटी होगी, कोई स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका नाम हमने मान लो डी रख दिया। तो आप ये देखो, ठीक है, माइनस डी रख देता हूँ और ये अच्छा रहेगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, है ना, प्लस डी इक्वल टू 0। मैंने इसमें रख दिया, ठीक है। जैसे आपने 10th में किया था, 11 में किया था, लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होती थी, है ना। तो ए एक्स एक्स एक्सिस आता था, वाई एक्सिस आता था, इसमें क्या हो गया, एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गया और जेड एक्सिस आ गया, सी की जगह पर डी बदल दिया, है ना। उसी तरह से जैसे लाइन की इक्वेशन होती थी उसी फॉर्मेट में हमने प्लेन की इक्वेशन बना दी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है। दूसरी क्या है, दूसरी अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, ए वेक्टर को जैसे मैंने लिखा, ए वेक्टर की कोऑर्डिनेट अगर मैंने सपोज करो, ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट में ये लिख देता हूँ, क्या, x1 आई प्लस y1 जे, है ना, प्लस z1 के। तो क्या होगा, जैसे हमने r माइनस के ए लिखा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस के x1 हो जाएगा, आई हो गया, y माइनस के y1 हो जाएगा, z माइनस के z1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या किया, r माइनस के ए वेक्टर हुआ, ठीक है। उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमें एन वेक्टर से करनी है। तो एन वेक्टर को आप क्या लिखना चाहते हो, अगर आप यही लिखना चाहते हो तो आप ये लिखना चाहो, ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए आई प्लस बी जे प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि क्या हो गया, x माइनस के x1, यानी कि इसको लिख सकते हो आप ए एक्स माइनस के x1 प्लस बी वाई माइनस के y1 प्लस सी जेड माइनस के z1 इक्वल टू 0। ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है, जैसे आपने लाइन की इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म पढ़ी थी ना, है ना, डिफरेंट फॉर्म नहीं थी लाइन की इक्वेशन की, भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू भी 0 था, एक इंटरसेप्ट फॉर्म थी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, है ना। ऐसी नॉर्मल फॉर्म थी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एक एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी भी थी। इसी तरीके से प्लेन की इक्वेशन के भी बहुत सारे फॉर्मूले, डिफरेंट फॉर्म है, फॉर्मूले नहीं डिफरेंट फॉर्म है। ये आपकी एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई और एक आपकी ये हो गई। इसमें क्या आ रहा है, इसमें डी आ रहा है ना, इसमें क्या आ रहा है आपका, हमने पॉइंट को इसी के अंदर इन्वॉल्व कर दिया है। एबीसी क्या है, एबीसी क्या चीज है,
ए बी सी उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है ना। यहाँ पर भी ए बी सी क्या है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। तो ये दो इक्वेशन हो गई आपकी, है ना। और बताते हैं, अगर हमें देखो ये पता हो कि इससे ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एन का पोजीशन वेक्टर। तो एन का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हम सपोज करो स्मॉल डी है ना। तो हमें तो सिर्फ इसकी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर अगर हमने क्या ले लिया, मान लिया एन कैप ले लिया इसकी डायरेक्शन में, तो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, डी एन कैप हो जाएगा। मतलब 5 यूनिट पर, है ना। कोई पॉइंट है आपका ये लाई कर रहा है जिसका नाम आप मान लो सी रख दो या एन रख दो, एन रखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो हमारी जो पोजीशन हो गई, पॉइंट जो हो गया, यानी कि ये हो जाएगा ए सी वेक्टर डॉट ओ एन वेक्टर। यहाँ पे भी ओ एन वेक्टर होगा, सिर्फ फर्क इतना है इसमें हमने क्या किया है, डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस को हम डी ले रहे हैं, और एन वेक्टर जो ले रहे थे हम नॉर्मल वेक्टर भी ले रहे थे, अब नॉर्मल वेक्टर को हमने क्या करा, यूनिट वेक्टर ले, ठीक है। तो ए पी वेक्टर कितना हो जाएगा, आर माइनस के ए वेक्टर डॉट डी एन कैप इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर डॉट डी एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर डी एन कैप, है ना। यानी कि अगर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, ठीक है, तो हमारी क्या पता चल जाएगी, हमें डिस्टेंस पता चल जाएगी, इसमें और कोई खास चीज नहीं है। इसकी आप मल्टीप्लाई, ये तो यूनिट वेक्टर है, ये आपका क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए क्या हो जाएगा आपका डी एक्स आई। तो डिस्टेंस से तो आप ये डिस्टेंस कैंसिल कर सकते हो दोनों तरफ से, है ना। ये तो कितना हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड इक्वल टू ए वेक्टर, जो भी आपने पोजीशन ली हुई हो उसके हिसाब से आपकी वैल्यू हो जाएगी। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये यूनिट वेक्टर होगा। फिर एक फॉर्मेट क्या है आपका, इसमें क्या है कि 3 पॉइंट हमें पता हो, इसलिए हमें ये पता हो कि तीन पॉइंट जो है वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। हाँ, ये आपका पॉइंट ये है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है ना, बी सी, ये आपका आर वेक्टर। तो जैसे हमने बताया 3 पॉइंट लिए है ना, तो आप ए बी लेते हो और या ए सी लेते हो, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, बोलो। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, जो हम अब तक एन वेक्टर डायरेक्टली ले रहे थे। अब हमने क्या किया, मान लो हमें नॉर्मल वेक्टर नहीं पता है, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट पता है, या हमें ये पता है कि एक प्लेन से 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो 3 में से, है ना, 2 का यूज करके हम उसका परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हमें जब ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर पता चल गया, और ये हमें पता ही है आपका क्या होता है, जो हम पी नाम रखते हैं, जो इसका पी रख लेते हैं, है ना। ए पी वेक्टर क्या होगा, ए पी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, वो परपेंडिकुलर हो गया डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 से। तो ए पी वेक्टर क्या हो जाएगा, आर माइनस के ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर को क्या लिखोगे, ए बी का मतलब क्या हुआ, इसको इसको नाम क्या लिखना चाहते हो आप, इसको मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो कितना है, बी वेक्टर है, इसको मान लो सी वेक्टर, है ना।
जो ऐसे पॉइंट के नाम रखे कैपिटल लेटर में उसको स्मॉल लेटर में लिख लिया उसने, ठीक है। तो ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी माइनस के ए वेक्टर, और क्रॉस ए सी का मतलब हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आप इस तरीके से भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं तब भी आप लाइन के इक्वेशन निकाल सकते हो। और इसको अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में निकालना चाहते हो तो कार्टेशियन फॉर्म में भी आसान रहता है ना। जैसे आर माइनस के ये दो का क्रॉस प्रोडक्ट तो आप निकालते ही हो, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक्स माइनस के एक्स, यानी कि पहला वाला पॉइंट, 3 पॉइंट दिए हुए ना, तीनों में से कोई एक पॉइंट रख लें। एक्स माइनस के एक्स वन, वाई माइनस के वाई वन, और जेड माइनस के जेड। फिर पहला वाला पॉइंट जो लिया हुआ है वो आप ऐसे ही लेते रहना, उसको एक बार एक्स वन के साथ माइनस कर दो, वाई टू माइनस वाई वन, और जेड टू माइनस जेड वन। इसी तरीके से एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस के वाई वन, और जेड थ्री माइनस के जेड वन। हम क्या कर रहे हैं, जो एक्स वाई जेड जो पॉइंट है ना, जो आपका जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट की जगह हमने पर्टिकुलर पॉइंट रखे हैं। एक बार हमने क्या रखा है, एक्स टू, और एक बार हमने क्या रखा है, एक्स थ्री। इसको डिटरमिनेंट को आप खोलोगे, खोलने के बाद जो रिलेशन आ जाएगा वो आपका एक्स वाई जेड में एक रिलेशन आ जाएगा, वो क्या हो जाएगी, आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब जैसे हमने पहली वाली इक्वेशन प्रूव कर ली ना, सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है ना, ये थी ना। तो अगर मैं डी से डिवाइड कर देता हूँ तो ए अपॉन डी प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई बी अपॉन डी वाई प्लस सी अपॉन टी जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये उसी फॉर्म में हो गई जैसे आपने उसमें पढ़ी थी ना, 11 में एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 इक्वल टू, है ना, इक्वल टू 1 पड़ा था। तो उसी तरीके से इंटरसेक्ट फॉर्म हो जाएगी आपकी। ये जो एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, डिनोमिनेटर में जो आएगा, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन समथिंग जेड अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। जैसे -1 आ रहा है तो -1 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें तीनों प्लेन पे जो इंटरसेप्ट होंगे वो हमें पता चल जाए। तीनों तीनों ही एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होंगे, अगर हमें तीनों के इंटरसेप्ट निकालने हैं तो हम निकाल सकते हैं। अब जैसे आप ये समझो, ये रूम है ना, इस रूम के अंदर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ऊपर वाला जेड एक्सिस है, ठीक है। हम इस वाले प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, जिस पे हम मैं खड़ा हुआ हूँ, इस पे है ना, इसकी इक्वेशन क्या होगी, फिर आप बताओगे। प्लेन की इक्वेशन बता सकते हो, नीचे वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, आप बता सकते हो। तो बैठे बैठे, प्लेन की इक्वेशन क्या है, एक रिलेशन होता है, इक्वेशन जो होता है एक कंडीशन होती है जो हर स्टेज में उसको सेटिस्फाई करे। जैसे आपने क्या किया था 11 में, किया था 2 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई इक्वल टू क्या हो जाता था, कांस्टेंट हो जाता था। एक रिलेशन हो गया कि वाई इक्वल टू कांस्टेंट है, या एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाती थी, वाई इक्वल टू 0 हो जाती थी। अब यहाँ पर क्या है, मैं एक्स वाई पे खड़ा हुआ हूँ, कहाँ कहीं पर भी, तो जेड की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। तो एक्स वाई की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू 0। अरे बात है नहीं, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, जेड इज इक्वल टू 0, और वाई जेड प्लेन की क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 0, और एक्स एक्सिस की क्या होगी, वाई इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 0, दोनों 0 है ना। और कोई लाइन ऐसा, कोई प्लेन ऐसा है जो वाई जेड के पैरेलल है, उसकी क्या होगी, वाई जेड के पैरेलल है। मतलब जैसे ये वाई है आपका, इसको आप इमेजिन करो, ये वाई है और ये आपका जेड है। मैं यहाँ पर इस प्लेन में खड़ा हूँ, इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, फिर ये एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगी। भाई एक्स तो वेरिएबल है, जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता था, है ना।
तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स इजिकल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, एक्स इजिकल टू के लिख देंगे या एक्स इजिकल टू एच लिख देंगे, वाई इजिकल टू के लिख देंगे। ठीक है, कितना समझ में आया इसमें पढ़ाया? चलो इतना ही काफी है आज के लिए। तो एक तो इक्वेशन है, आप जो है ना फॉर्मूले आप याद करके आना, फिर कल क्वेश्चन कराएंगे। अब कुछ रिवाइज जो करके आए हो वो क्वेश्चन देता हूँ फिर करने के लिए, ठीक है? चलिए, तो मैं लीव करता हूँ अभी।